अब राजीव, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि राजीव, आप लगातार माहौल हर राज्य का, खासतौर से वो जो चुनाव के अंदर जा रहा है, उसकी तस्वीर आप सामने रखते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर कश्मकश, उलझने, रार तकरार, ये जनता पर कितना इफेक्ट डालती है? क्योंकि इस वक्त जो तस्वीर महायुति में नजर आ रही है बहुत ही गुडी गुडी नजर आ रही है, सब कुछ साफ है, कोई दिक्कत वहां नहीं है, और उसके उलट एमवीए की तस्वीर एकदम उलझनों भरी, पेच में पेच फंसते जा रहे हैं। दिल्ली मुंबई बैठकें चल रही हैं, लेकिन ना तो सीट शेयरिंग हो पा रही है, उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो पा रही है। इन सब का कितना असर पड़ता है? वाकई में सीट शेयरिंग समय पर होना, उम्मीदवारों की सूची समय पर आ जाना, इसको लेकर भी एक बढ़त पार्टी बना लेती है, जिस तरह से इस वक्त बीजेपी नजर आ रही है। देखिए, मैंने कल ही कहा था कि बीजेपी ने चुनाव से 1 महीने पहले, अब 48 घंटे होने को है, बीजेपी ने पहले सूची जारी करके एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। दूसरे उनके गठबंधन में खटपट की या उस तरह की तकरार की कोई खबर आपको सुनाई नहीं देती। ये बात अलग है कि उम्मीदवारों के नाम आने के बाद थोड़ा बहुत होता ही है। 288 सीटें हैं और इतनी सीटों पर इस समय अब देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला राज्य है महाराष्ट्र। तो ये चीज़ें आती हैं, लेकिन उसका बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने आपसे कल ये भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के मामले में और सीटों के बंटवारे के मामले में अपने सहयोगियों के साथ कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से समन्वय कर पाती है। लेकिन दूसरा कारण भी ये है कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह बड़े भाई की भूमिका में है और वो एक केंद्र में भी शासन में है, तो उसका भी एक असर पड़ता है। लेकिन जहाँ तक बात महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की है, देखिए, खींचतान इनकी सीटों को लेकर के ज़्यादा खींचतान कांग्रेस पार्टी और शिवसेना में है। मजाक में मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति जानने वाले लोग कहते थे कि जब तक सीट बंटवारे पर संजय राउत और नाना पटोले बातचीत करते रहेंगे तब तक कोई रास्ता नहीं निकलेगा। कांग्रेस पार्टी ने और शरद पवार ने भी ये महसूस किया, ऐसी जानकारी आ रही है, तो उसके बाद ही बाला साहब थोराट को अब बातचीत के लिए लगाया गया है। और जहां तक महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की बात है, आज वहां शायद सीटों का मामला कुछ सुलझ जाए। मुंबई की 2 सीटें कांग्रेस, जो उसके सिटिंग विधायक है, सुनने में आ रहा है कि वो शिवसेना उद्धव ठाकरे को देने के लिए तैयार हो गई है। 2 सीटों पर कांग्रेस विदर्भ की 2 सीटों पर भी उद्धव ठाकरे के लिए मन बना चुकी है। तो आज बहुत उम्मीद है कि इनके सीटों का बंटवारा हो जाए, और अभी जब तक नहीं होता है उनकी तरफ से ये कहना है। और मुझे नहीं लगता कि एक ही बार में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की इतनी बड़ी संख्या में सीटों का ऐलान होगा जितनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि अभी महाराष्ट्र महायुति जो एनडीए है, उसके उम्मीदवारों का जब नाम सामने आएगा तब भी नई बात, तब उसके बाद कुछ नई बातें सामने भी आएंगी। जहाँ तक जनता का सवाल है, देखिए, मैंने पहले भी कहा है, नतीजा चाहे जिसके पक्ष में आए, अब देश की राजनीति बाइपोलर धीरे धीरे होती चली जा रही है। 288 सीटों पर भी आप देखिएगा जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो बाइपोलर यही दोनों, जो एनडीए और इंडिया या महायुति या महाविकास आघाड़ी है, ज़्यादातर सीटें इन्हीं दोनों के कब्जे में होंगी। ज़्यादा किसके कम किसके ये अलग बात है, और आमने सामने की टक्कर होगी। तीसरी शक्ति महाराष्ट्र में भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जनता के दिमाग में जब कैंडिडेट का नाम आता है उसके बाद ही सही मायने में चुनाव शुरू होता है। आज मतपत्र बनने का, नॉमिनेशन का दिन शुरू हो गया है। निश्चित तौर पर इसमें जितना लेट होगा उम्मीदवारों को उतना कम समय मिलेगा और उनके लिए उतनी ज़्यादा तकलीफ आएगी। जो मैंने पहले कल भी कहा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहले सूची जारी करके, हालांकि अभी शिंदे और अजीत पवार गुट की भी लिस्ट नहीं आई है, वो सब आज या कल तक आ जाने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी को लेकर भी थोड़ा सा आप रोशनी डालिए, क्योंकि यहाँ पर भी वही सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है, वही तल्खी भरे बयान सामने आ रहे हैं। आरजेडी, हालांकि वो कह जरूर रहे हैं कि फासला है, पट जाएगा, लेकिन फासला तो हुआ ना। फोन कट गया भाई। देखिए, उत्तर प्रदेश में मैंने कल भी आपसे कहा, आज भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की क्या गति है, क्या संगठन है और क्या चेहरे हैं, वो कांग्रेस पार्टी भी अच्छी तरह जानती है, उत्तर प्रदेश के नेता भी अच्छी तरह जानते हैं, उत्तर प्रदेश की पार्टियां भी अच्छी तरह जानती है। कांग्रेस पार्टी वहां इंडिया गठबंधन के नाम पर अगर सीटें मांगती तो गाजियाबाद और खैर 2 विधानसभा सीटें ऐसी है जो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुफीद नहीं है अभी के चुनाव की दृष्टि से, जहाँ तक मुझे लगता है।
गाजियाबाद शहरी सीट है और वहाँ पर बीजेपी का पीछे समय से दबदबा भी रहा है। तो इंडिया गठबंधन के नाम पे बड़ा दिल दिखाते हुए अखिलेश यादव 2 सीटें दे देते। उसमें मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि उसमें उनको कहीं कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन बाकी 8 सीटों पर अखिलेश यादव कतई हाथ रखने नहीं देंगे कांग्रेस पार्टी को, ना उन्होंने रखने दिया। आपने देखा 6 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर रखे हैं और 2 सीटें हैं वो इसलिए नहीं कि उन्हें कांग्रेस पार्टी के लिए वो मंथन कर रहे हैं, वो इसलिए मीरापुर और कुंदरकी की सीटें हैं जहाँ पर उम्मीदवार चयन करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल काम है। उसमें समाजवादी पार्टी के जो धड़े उस लोकल स्तर पर है, चूंकि मीरापुर में आरएलडी का उम्मीदवार सपा के गठबंधन से जीता था और इन दोनों सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट भी उतारे जाएंगे जहां तक 99% मुझे मालूम है। और वहां पर कुछ आजम खान समीकरण, कुछ दूसरे समीकरणों को देख के अखिलेश यादव थोड़ा देर में फैसला लेना चाहते हैं। मुझे लगता है वो भी 1-2 दिन में फैसला कर लिए। तो अखिलेश यादव कांग्रेस के लिए कोई बड़ा दिल दिखा के या दिल पे पत्थर रख करके सीट दे रहे थे, ऐसा नहीं है। गाजियाबाद और जो खैर की सीट है वो थोड़ा मुश्किल विकेट था अखिलेश यादव के लिए, तो देने के लिए कांग्रेस को दे देते। तो कांग्रेस को भी लग रहा है कि इन 2 सीटों पर लड़ना और इन कहना कि 2 सीटें अखिलेश ने दी, उसके एवज में उनको महाराष्ट्र में 2-3 सीटें ज़्यादा देना पड़े, इससे भैया हाथ जोड़ लो, उत्तर प्रदेश में हम लड़ते नहीं हैं और महाराष्ट्र में जितना समाजवादी पार्टी को कम दे के काम चल जाए उतना चला लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है और यही होगा भी, मुझे ये भी लगता है। जहाँ तक झारखंड में बात है, झारखंड में देखिए कांग्रेस और हेमंत सोरेन ने उसमें पहले चरण की बातचीत इन्हीं दोनों बड़ी पार्टियों ने कर ली। उसमें आरजेडी जो लगातार इनके साथ पीछे खड़ी रही है उसको थोड़ा दरकिनार किया, उसके नेताओं को खराब लगा और जैसे ही उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई फिर इन्हें एहसास हुआ। मुझे लगता है कि झारखंड में 6 या 7 सीटों पर आरजेडी के साथ गठबंधन अब वर्तमान परिस्थितियों में बन जाएगा। हो सकता है आरजेडी ज़्यादा सीटें भी मांगे, लेकिन इतना मैंने आपको पहले ही कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का गठबंधन में और सीटों के बंटवारे में जो क्षेत्रीय स्तर के कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कई बार उनका ईगो और कई बार आप कारण नहीं समझ पाएगी कि वो ऐसा क्यों करते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी के क्षेत्रीय स्तर पर जो गठबंधन की बात होती है वो कई बार कांग्रेस के नेताओं की वजह से ही बेपटरी हो जाती है, जबकि बीजेपी में ये पूरा कमांड है। और देखिए, कोई भी परिवार, कोई भी शासन, कोई भी पार्टी, कोई भी देश, कोई भी सरकार इकबाल से चलता है। वो इकबाल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नजर आता है। बिल्कुल, हाँ बोले। 10 सेकंड आपको दे, नासिर जी बोलिए, अपनी बात रखिए। ईडी और सीबीआई एजेंसियों का जो डर है उसकी खौफ है, कोई इकबाल भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। जिस तरह से सेंट्रल एजेंसियों का यूज करके उन्हें डराया गया, क्या आपने अनिल देशमुख का नहीं देखा? जिस तरह महाराष्ट्र में उनको एफिडेविट भेजा गया कि तुम जेल में रहो या जेल से बाहर आना है तो सत्ता में आ जाओ, जिस तरह से अनिल देशमुख को डराया गया, तो उसके सबूत है ना। जिस तरह से खौफ और डर का माहौल दिखा के वो अपना इकबाल बनाना चाहते, वो इकबाल नहीं है, ये लोकतंत्र के ऊपर तमाचा है। मैं कहता हूं ना, संवैधानिक चीजों को किस तरह से निचोड़ा गया वो भारतीय जनता पार्टी से देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए जो 10,000 करोड़ महाराष्ट्र का पैसा अपने दोस्तों में बांटा गया। चलिए आगे बहुत वक्त मिलेगा इस पर बातचीत करने का। फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर क्योंकि हम बात कर रहे हैं, इकबाल नहीं है राजीव रंजन जी, मैं आपको बता रहा हूँ, वो खौफ और डर का माहौल है। आप उसे इकबाल मत बोलिए, ये उनकी खौफ है जो ईडी और आईडी और आईटी का क्षेत्र में उन्होंने जिस तरह से नेताओं को डराया है। देखिए, मैं भाजपा का प्रवक्ता तो हूं नहीं और ना मैं प्रवक्ताओं के साथ बहुत तू मैं करता हूं, लेकिन मैं फैक्ट कुछ सामने रखता हूं। हरियाणा के चुनाव हो रहे थे, कुमारी शैलजा इतनी महत्वपूर्ण कांग्रेस की नेता थी, उनके सारे इंटरव्यू चुनाव के दौरान देख लीजिए, उनकी सारी सक्रियता चुनाव के दौरान देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इकबाल क्या होता है। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं, गुजरात में विधानसभा अध्यक्ष से लेकर सारे मंत्री और मुख्यमंत्री एक झटके में हटा दिए गए और सारे नए बना दिए गए, एक चूं तक नहीं निकली। 9.5 साल के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एक आदेश पर हटा करके और दूसरे मुख्यमंत्री बना करके फिर सत्ता में वापस आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इतने लंबे समय, अगर यही घटना कांग्रेस पार्टी में घटेगी तो पार्टी के टुकड़े होंगे और पार्टी के टुकड़े होंगे और फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर पार्टी के अंदर चलिए ठीक है नासिर जी, अब इतने सवाल खड़े किए। धनंजय जी बोलिए। आप लोकतंत्र कहेंगे।